Solve integral along the curve dz upon cos hyperbolic z, where c is mod of z equals to 2 by residue theorem. Here our function f of z is 1 upon cos hyperbolic z. If we take cos hyperbolic z equals to 0, so when this cos hyperbolic is 0, अब hyperbolic यहाँ पे वर्ड है, तो hyperbolic को हम क्या करते हैं, ये डेफिनेशन ये स्टार्टिंग में मैंने लिखवा के दिया था, cos hyperbolic z is equivalent to cos I z, एंड साइन के अंदर क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक z, अगर साइन का टर्म है तो साइन के अंदर ये जो होता है साइन आई जेड इज इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड. मतलब ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये इधर से इधर याद रखोगे तो ज़्यादा इजीली याद होता है. साइन के एंगल में अगर आई है तो इट इज आई साइन हाइपरबोलिक जेड, बट कॉस के एंगल में अगर आई जेड है तो वो आई को बाहर नहीं निकलता है, वो आई यहाँ से हट जाएगा, सिंपली इट इज ए कॉस हाइपरबोलिक जेड. ये फॉर्मूलेस पता नहीं होंगे तो इसको नोट करके रखना मार्जिन पे. अब इसी के हेल्प से ये जो हमारा कॉस हाइपरबोलिक जेड है, वी कैन राइट इट इज ए कॉस आई जेड इक्वल्स टू 0. और कॉस 0 कब होता है, जब आपका कॉस का एंगल पाई बाय 2 होगा, मतलब दिस एंगल आई जेड इक्वल्स टू पाई बाय 2. वैसे ही प्लस पाई बाय 2 पे है तो माइनस पाई बाय 2 पे भी होल्ड होगा, देन प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. ना यहाँ से आई को अगर डिवाइड कर देते हो, मतलब ये जो टर्म है यहाँ से थ्रू आउट आई से डिवाइड करो, और वी नो दैट 1 अपॉन आई इज नथिंग बट माइनस आई. सो थ्रू आउट अगर आई से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा जेड, अगेन स्टिल इट इज ए प्लस माइनस पाई बाय 2 आई प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 आई एंड सो ऑन. अब इसमें से कौन सा सर्कल के इनसाइड है पोल, वो हमें चेक करना है. ये सी इज अवर mod of z equals to 2, मतलब सर्कल का सेंटर है 0 एंड रेडियस इज 2. तो रेडियस अगर 2 है, सेंटर का सर्कल 0 है, तो इसके हिसाब से पाई बाय 2 क्या होता है, पाई बाय 2 इज नथिंग बट पाई इज अवर 3.14. अगर पाई का वैल्यू 3.14 है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज 1 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 1.7 जो भी कुछ आंसर आएगा आपका, वो एक्चुअली क्या होता है 0.7 जो भी रहेगा आपका, तो 1 पॉइंट समथिंग वाला आंसर क्या होगा, सर्कल के इनसाइड ही रहेगा. सो प्लस 1 पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 ये दोनों के दोनों इनसाइड सर्कल लाओगे. अगर ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पाई बाय 2 इज अवर 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय 3. अगर पाई बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, और सर्कल का रेडियस तो 2 है, यहाँ तक के ही है, सो ऑब्वियसली रेडियस ये जो है 3 पाई बाय 2, तो इसका आंसर अगर 3 है तो ये 3 पाई बाय 2 इज आउटसाइड द सर्कल. मतलब यहाँ से z इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 2 आई लाइज इनसाइड रीजन. ये दो ही टर्म हमारे रीजन के अंदर आते हैं, तो इन्हीं के लिए हम सॉल्व करेंगे रेसिड्यू. सो देयरफॉर रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू पाई बाय 2 आई. तो डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू क्या होता है, लिमिट z टेंस टू पाई बाय 2 आई, न्यूमरेटर में होगा z माइनस पाई बाय 2 आई डिवाइडेड बाय कॉस. सो कॉस की जगह पे मैं कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, ये हाइपरबोलिक पहले लिख देते हो फिर आई में लिख देंगे. सो इट इज गिवन टर्म इज फंक्शन इज कॉस हाइपरबोलिक z, और हाइपरबोलिक को ही हमने क्या लिखा था, लिमिट here z tends to pi by 2 I numerator z minus pi by 2 I divided by cos I z. z का वैल्यू पाई बाय 2 आई अगर न्यूमरेटर में पुट करते तो क्या आएगा 0, और डिनोमिनेटर भी क्या होगा 0, क्योंकि डिनोमिनेटर से तो लिया, मतलब इट इज ए 0 बाय 0 फॉर्म, और 0 बाय 0 को क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इफ इट इज ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये दोनों में भी अगर पुटअप करते तो वी गेट इट इज ए 0 बाय 0 फॉर्म, दैट इज ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म.
इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। और एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि ये जो है लिमिट जेड टेंस टू पाई बाय टू आई, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालो। सो इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यू बाय वी रूल नहीं करना है, सेपरेटली न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन आई जेड, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म। सो यहाँ पे ना हाइपरबोलिक में रखा होगा तो भी चलता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें डेरिवेटिव इजीली हाइपरबोलिक में निकाल जाएगा। सो इट इज ए कॉस हाइपरबोलिक जेड एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज साइन हाइपरबोलिक जेड, क्योंकि इसके अंदर हाइपरबोलिक के अंदर माइनस साइन नहीं होता है। नाउ पुट जेड इक्वल्स टू पाई बाय टू आई, सो हियर साइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू आई ये आ जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू आई, तो साइन हाइपरबोलिक का डेफिनेशन क्या होता है? अगर साइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू आई कर रहे हो, सो हियर इट इज ए साइन को हाइपरबोलिक से निकाल रही हूँ मैं, जस्ट हाइपरबोलिक इज इक्विवेलेंट टू माइनस ये 1 अपॉन आई हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस आई साइन आई। सो दिस आई इंटू आई इज आई स्क्वेयर, माइनस आएगा सो आउटसाइड जाके इट इज ए प्लस आई साइन पाई बाय टू। दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 1/i, ये हो जाएगा 1/i। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये कैसे किए, ये अगर क्लियर नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, बट दूसरी सिंगुलैरिटी देखिए, क्योंकि दो सिंगुलैरिटी है ना, एक है पाई बाय टू आई, नाउ सेकेंड सिंगुलैरिटी क्या है? माइनस पाई बाय टू आई। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। रेसिड्यू फॉर जेड इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू आई। सो डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू क्या होता है? लिमिट जेड टेंस टू माइनस पाई बाय टू आई, it is nothing but z plus pi by 2 I into function. So our function is 1 upon cos hyperbolic z. So therefore limit z tends to minus pi by 2 I, here z plus pi by 2 I divided by cos hyperbolic z. Now if we put the limit as z tends to माइनस पाई बाय टू आई, तो माइनस पाई बाय टू आई न्यूमरेटर में पुट करोगे तो इसका आंसर होगा 0, एंड कॉस माइनस पाई बाय टू आई पे ये भी आंसर क्या आता है? 0। सो इट इज ए 0/0 फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? उसके अंदर आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। सो इसको अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हो तो एक तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, अल्टीमेटली हमें यह हाइपरबोलिक एच को हटा के ही करना पड़ता है। सो सीधा सीधा यहाँ पे करो या फिर नेक्स्ट स्टेप में करो। तो यहीं पे अगर करते हैं तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस पाई बाय टू आई, हियर जेड प्लस पाई बाय टू आई, एंड कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है? अगर कॉस के अंदर आई जेड है तो वी कैन राइट इट इज ए कॉस हाइपरबोलिक जेड। सो दिस इज आवर कॉस आई जेड, एंड इफ यू अप्लाई द लिमिट अगेन स्टिल इट इज ए 0/0 फॉर्म। तो अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाल लो सेपरेट एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली। सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो इस न्यूमरेटर के ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब मैंने हाइपरबोलिक को हटा दिया है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन आई जेड, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, सो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा दिस आई। नाउ हियर पुट द लिमिट। अगर हम लिमिट को पुट करते हैं तो 1 अपॉन ये कांस्टेंट टर्म माइनस आई एज इट इज, और साइन के अंदर z के जगह पे लिमिट पुट कर रहे हैं, सो इट इज ए माइनस पाई बाय टू आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर इज अवर -1, और आई स्क्वेयर का आंसर अगर -1 है तो दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस, एंड साइन पाई बाय टू इज 1, सो इट इज ए 1 अपॉन माइनस आई इज अवर फाइनल आंसर। तो ये हो गया 1 एंड दिस रिमेनिंग टर्म। अब रेसिड्यू ऑफ एट माइनस पाई बाय टू इज -1 अपॉन आई, एंड रेसिड्यू एट प्लस पाई बाय टू इज 1 अपॉन आई, एंड इन इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है? अवर इंटीग्रल अलोंग द कर्व 1 अपॉन कॉस
hyperbolic z dz is equals to 2 pi I sum of residues. So first residue is our 1 upon I and second residue is our minus 1 upon I. So इनका sum हो गया 0. Therefore this integration is 0. Solve. Integral along the curve dz upon z square plus 1 z minus 4 where c is mod of z equals to 3 and we have to solve this integral by residue theorem. समटाइम्स आपको ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर वो दिया हुआ रहेगा और बोलेंगे कि फाइंड इट्स रेसिड्यू. जब 1.5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन अगर उनको रेसिड्यू पे पूछना होगा तो आपको फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेसिड्यू निकाल. ठीक है. अदरवाइज आपको ये 6 मार्क्स के लिए कंप्लीटली इंटीग्रेशन पूछ सकते हैं. तो ये इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा इंटीग्रेशन का टर्म है इसका ये कब एनालिटिक नहीं रहेगा. So we take the division term equate to 0. Equate each factor equals to 0. So z square plus 1 equals to 0. That means z square equals to minus 1 or minus 1 we can write I square. So z is our plus minus I. And दूसरा जो term है plus I, minus I and 4 are simple poles. नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि ये जो गिवन रीजन है उसके अंदर कौन बिलोंग कर रहा है वो चेक करो. सो हियर नाउ अवर मॉड ऑफ z इज 3 दैट मीन्स सर्कल सेंटर इज 0 रेडियस इज 3. अगर सर्कल का सेंटर 0 है रेडियस 3 है तो ये 3 रेडियस होने की वजह से यहाँ पे y एक्सिस पे 3i माइनस 3i तो ऑब्वियसली बता सकते कि ये i भी इसी के अंदर जाएगा. माइनस i इज अगेन बिलोंग टू दिस इंटरवल. जस्ट 4 कैसा है ये आउटसाइड है तो 4 इज लाइज आउटसाइड बट प्लस i माइनस i क्या हो गए इनसाइड द रीजन. सो देयरफॉर फ्रॉम दिस 3 पोल z equals to plus minus I lies inside region. Z equals to plus minus I lies inside the region. तो एक एक के लिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं z equals to I के लिए. तो रेसिड्यू फॉर z equals to I. तो रेसिड्यू कैसे निकालेंगे हम. लिमिट z टेंस टू I here it is a z minus I पूरा फंक्शन. तो मैं पूरा फंक्शन को मैं फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखती हूँ. इट इज ए z माइनस आई z प्लस आई इंटू z माइनस 4. ये डिवीजन के फैक्टर निकाल के रखे थे ना. सो ये z माइनस आई का टर्म गेट कैंसर ये वाला टर्म और z इक्वल्स टू आई इसमें पुटअप करोगे तो इट इज ए ट्वाइस आई माइनस 4. वैसे ही दूसरे टर्म का निकालो. रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू माइनस आई. So it is a limit z tends to minus I. So it is a z plus I into complete function. So function is our z plus I, z minus I, z minus 4. So z plus I वाला क्वांटिटी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और z इक्वल्स टू माइनस आई अगर पुटअप करते हैं तो माइनस आई तो इट इज ए माइनस 2i and next bracket is minus I minus 4. So this is a residue for minus I and residue for plus I. So दो सिंगुलरिटी थी दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने रेसिड्यू निकाल दिया. So here integral along the curve dz upon z square plus 1 z minus 4. 2 पॉइंट्स इनसाइड द रीजन थे तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने रेसिड्यू निकाल दिए. तो इंटीग्रेशन क्या होता है बाय रेसिड्यू थ्योरम. इट इज ए 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज. सो पुट कर द वैल्यूज. दोनों रेसिड्यू जो हमने निकाल के रखा है. पहला जो रेसिड्यू था इट इज अवर 1 अपॉन 2 पाई आई माइनस 4. सो हियर 1 अपॉन 2 आई माइनस 4 प्लस दूसरा रेसिड्यू है हमारा सेकेंड रेसिड्यू इज माइनस 2i माइनस आई माइनस 4. तो इस ब्रैकेट में से माइनस साइन अगर निकाल लेंगे फ्रॉम दिस सेकेंड ब्रैकेट इफ वी टेक माइनस आउटसाइड तो इट इज ए 1 अपॉन 2i आई प्लस 4.
सो मैं यही वैल्यू पुटअप कर रही हूँ, 1/2i+4। इसके आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, तो ये सिमिलर टर्म 2i का बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में i-4 i+4, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म और आउटसाइड में 2i गेट कैंसिल, तो ये पाई i+4 प्लस i-4 डिवाइडेड बाय a-b तो इन दोनों का प्रोडक्ट a² माइनस b² मतलब होगा i² - 16। सो हियर +4 -4 कैंसिल आउट एंड ये i और i ये क्रिएट हो जाएगा 2i and this -1 and -16, so it is a -17. So final answer of our integration is -2/17 pi. So this is our final answer. मैं यहाँ पे ना, अब जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज ए रेसिड्यू, और उसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ यहाँ पे एक फॉर्मूलाज लिख के देती हूँ कि रेसिड्यू अगर किस टाइप का सिंगुलरिटी है तो किस तरह से निकालना है। हम एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट ही मैं आपको कैसे करना है वो बताऊंगी, सिर्फ आपके पास में फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, इसलिए हम जस्ट फॉर्मूलेज को नोट कर रहे हैं। सो ये रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए ये सारे फॉर्मूलेज हैं। सो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रेसिड्यू। रेसिड्यू किस तरह से निकालना है, क्या होता है, वो सब कुछ हम डायरेक्टली एग्जाम्पल में देखेंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज इफ आवर सिंगुलरिटी इज सिंपल पोल। अगर सिंपल पोल आ गया तो कोई सिंगुलरिटी अगर सिंपल पोल है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू ए, ये RES मतलब रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू a z माइनस a f ऑफ z। सेकेंड होता है इफ आवर सिंगुलरिटी इज पोल बट नॉट सिंपल, मतलब ऑर्डर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो सपोज z इक्वल्स टू a इज पोल ऑफ ऑर्डर, डिवीजन में जो भी वो टर्म है ना उसका सपोज पावर है m, ऑफ ऑर्डर m। तो देन टू फाइंड द रेसिड्यू, इट इज अ रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a is equals to 1/m-1 factorial 5 raised to the power m-1 of a। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है, सपोज आपका अगर ये z इक्वल्स टू a इज ए सिंगुलर पोल सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर m, मतलब हमारा फंक्शन कैसा होगा, f ऑफ z इक्वल्स टू न्यूमरेटर में रहेगा फाई ऑफ z जो कि एनालिटिक फंक्शन है, और डिवीजन में z माइनस a रेस्ट टू पावर m। अब देखो ये अगर हमारा फंक्शन है और आपको पूछा होता कि ये फंक्शन का सिंगुलरिटी बताओ, तो आप क्या बताते थे कि अच्छा ये डिवीजन का टर्म जीरो है ना, तो इक्वेट टू जीरो करोगे तो z इक्वल्स टू a। तो इस फंक्शन के लिए सिंगुलरिटी है z इक्वल्स टू a, और इस ब्रैकेट का पावर फाइनाइट है m, सो वी कैन से z इक्वल्स टू a इज अ सिंगुलरिटी फॉर आवर f ऑफ z ऑफ ऑर्डर m। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो ये एनालिटिक फंक्शन का क्या करेंगे हम, जितना पावर ऑफ ब्रैकेट है उससे एक कम डेरिवेटिव, और जितने टाइम्स फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है उतना फैक्टोरियल आएगा डिवीजन के अंदर। देन थर्ड फॉर्मूला इज ये z इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर सिंगुलरिटी इंफिनिटी आ गई तो इंफिनिटी पॉइंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे रेसिड्यू। सो रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू इंफिनिटी इज -1/2 pi i, sorry, residue for infinity is limit z tends to infinity minus z f of z if limit exist। सो इन्फिनिटी पॉइंट के लिए अगर रेसिड्यू निकालना है तो ये होगा इसका फॉर्मूला, रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू इंफिनिटी इज लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी minus z f of z। And fourth formula is if f of z
is equals to phi of z divided by psi of z has simple pole at z इक्वल्स टू ए। इसके पास में सिंगुलैरिटी है और वो कैसे है, सिंगुलैरिटी सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू ए। तो देन रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू phi of a divided by psi dash of a। बस इतना ही ये होगा। अब इनके सिवा भी बहुत सारे फॉर्मूलेस रहते हैं, तो इतनी फॉर्मूलेस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हम 4 फॉर्मूलेस यूज़ करेंगे। और फॉर्मूलेस को रटना नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बस आपको लिख के दिया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूलेस है करके। हम डायरेक्ट की एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ करना है वो मैं बता दूंगी आपको। इसके नेक्स्ट में आता है इसके करस्पॉन्डिंग थ्योरम। ये कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, if f of z is an analytic function within and on a closed contour C, except at a finite number of points या फिर नंबर ऑफ पोल्स। अगर हमारा फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इन ए क्लोज कंटूर, जो भी रीजन गिवन है उसके अंदर पूरे टर्म पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट कुछ एक पॉइंट्स उसके अंदर है कि जिसके ऊपर वो एनालिटिक नहीं है। सो उनको कह रहे हैं वो सिंगल, वहाँ पे एनालिटिक नहीं मतलब वो सिंगुलरिटी, एंड दिस आर द z1 z2, ये हो गया हमारे सिंगुलर पॉइंट्स, दैट इज ए पोल सिंगुलरिटी विद इन C। देन integral along the curve f of z dz is equals to 2 pi I summation of r running from 1 to n residue of z equals to zr। So summation of all the singularities, that is this one। और इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, हमारे पास में ना ये थ्योरम है, बस आप इसी से याद रखो कि इतना हमारे पास में थ्योरम है। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, और जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मैंने ऑफलाइन में इसका थ्योरम वगैरह कुछ पढ़ाया नहीं था, हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, क्योंकि इसमें ना 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मोस्टली एग्जाम्पल ही आते हैं। मेन जो थ्योरम है हमने टेलर्स थ्योरम किया था, लॉरियंस थ्योरम किया था, स्टार्टिंग में जो 2-3 थ्योरम किए वो थ्योरम, और इसके आएंगे एग्जाम्पल्स। सो ज़्यादा इसका ये मत करना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरम है और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसी को करते हैं, ठीक है। सो इस थ्योरम का जस्ट स्टेटमेंट क्या कहता है उतना बता दूँ कि अगर आपके पास में इंटीग्रेशन है, तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड, किसी भी टर्म का अगर इंटीग्रल लेते हो तो इज इक्वल्स टू द 2 पाई आर, और ये ऐसे ना लिखते हो, इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ रेसिड्यूज, जितने रेसिड्यूज हमने फाइंड आउट किए उन सब का समेशन, दैट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। नाउ मैं एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ, सी हियर। हमें मेन एग्जांपल पे ही फोकस करना है, और रेसिड्यू के एग्जांपल्स भी सेपरेटली नहीं करना है, डायरेक्टली हम इसी से रेसिड्यूज के एग्जांपल भी करेंगे। एग्जांपल इज solve integral along the curve 1 plus z divided by z 2 minus z dz, where C is the circle, mod of z equals to 1, using
रेसिड्यू थ्योरम। इस थ्योरम की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब ऐसे अज्यूम करो कि आपके पास में यहाँ पे नहीं लिखा है कि यूजिंग द रेसिड्यू थ्योरम वी हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो बिना रेसिड्यू थ्योरम के अगर मैंने आपको ये इंटीग्रेशन दिया होता तो आप लोगों ने इस टाइप का इंटीग्रेशन किया हुआ है। कब किया था हमने ये ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन? क्या करते हैं हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं ना। कॉची इंटीग्रल। यस। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का? इंटीग्रल अलोंग द कर्व एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड इज अवर टू पाई आई। और बस ये सिंगुलरिटी ऊपर के टर्म में पुटअप कर दो, है ना। सो यहाँ पे आपके पास में इस फंक्शन को सिंगुलरिटी कहाँ पे, इस फंक्शन के पोल्स कौन से? 0 2। 0 और 2। सो ये टर्म अगर इक्वेट टू जीरो करते डिवीजन का तो z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 2 आर पोल फॉर अवर गिवन फंक्शन। सो दिस आर द पोल एंड इसमें से कौन सा हमारे रीजन के अंदर ला होते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे c जो है इट इज ए मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। सो सर्कल का सेंटर है 0, रेडियस है 1। तो अगर हम इस सर्कल का सेंटर 0 रेडियस 1 ले रहे हैं तो इस सर्कल के अंदर इनमें से कौन सा सिंगुलरिटी ला होगा? क्या दोनों होंगे कि एक ही होगा? 0 वाला बस। सिंपली 0 वाला ला होता है। तो z इक्वल्स टू 0 लाइज इनसाइड मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। और सिर्फ इसी के अलॉन्ग फिर सॉल्व करना है, तो इसके अलॉन्ग ही सॉल्व करना है। तो मैंने आपको कहा था कि देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 प्लस z डिवाइडेड बाय z 2 माइनस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये लिख दो और फिर बाद में क्या करना है, ये सिंगुलरिटी को पुटअप करना है। पूरे टर्म में पुटअप करो एक्सेप्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है वो छोड़ के। तो आपने क्या किए थे, ये 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय डिवीजन में यहाँ पे z इस टर्म से ही हमें ये सिंगुलरिटी आ रही है तो इसको छोड़ के बाकी पूरा टर्म हमारा फंक्शन। सो इट इज ए 2 माइनस 0। दैट मीन्स फाइनल आंसर इज पाई आर। याद आ रहा है ये यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने किया था, ऐसे किए थे ना। यस, सबको याद आ रहा है क्या ये किए थे करके? अब आपको यही लॉजिक लगाना है, इसके लिए कोई फॉर्मूला रटना नहीं है रेसिड्यू का, कुछ नहीं करना। सीधा सीधा क्या करोगे, सेम वे से जाओ कि हमारा जो फंक्शन सी है, सी इज मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स सर्कल इज सेंटर इज 0, रेडियस इज 1। तो दिस वन इज आवर circle. Now here division term is z 2 minus z equal to 0. So here we get the z equals to 0, z equals to 2. ये क्या हो जाएंगे, r पोल। अगर ये पोल्स है सो इनमें से कौन सा सर्कल के इनसाइड ला होता है वो हमें चेक करना है। तो वी नो दैट z इक्वल्स टू 0 लाइज इनसाइड रीजन। इसके लिए जो सिंगुलरिटी सर्कल के इनसाइड ला होती है उसी के करस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड द रेसिड्यू। तो देयरफॉर रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू 0, अगर z इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट के लिए रेसिड्यू निकालना है तो प्रोसेस क्या होगा, वी टेक लिमिट। ये जो पॉइंट होता है ना z इक्वल टू वाले टर्म के इक्वल टू के साइन के जगह पे ये लिमिट लगा दो, z टेंस टू 0। फिर z माइनस 0 मतलब ये जो सिंगुलरिटी होती है z इक्वल्स टू, अगर आपके पास में a लिखा है तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या होगा, z माइनस ए। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आता है। सो यह z माइनस 0 और पूरा आपका जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है वो यहाँ पे लिख देना। तो पूरा इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। इसमें से ये z z वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं करती हूँ, या फिर करना होगा तो दूसरे कलर से कर देते हैं। ये z माइनस 0 इज नथिंग बट z, और यहाँ पे डिवीजन में भी क्या है z। तो इसी को एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये टर्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब न्यूमरेटर का ये z माइनस 0 का ब्रैकेट और ये z अगर कैंसिल आउट होता है तो देन फाइंड द लिमिट ऑफ रिमेनिंग टर्म। सो हियर लिमिट z टेंस टू 0 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 2 माइनस z। सो इट इज 1/2। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपको z इक्वल्स टू 0 पुटअप करना है, तो इस पूरे फंक्शन में पुटअप करना है z इक्वल्स टू 0, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं पुट करना है, एक्सेप्ट दिस टर्म। सो वही तो यहाँ पे हुआ ना कि एक्सेप्ट जो 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 टर्म को आप एक्सेप्ट बोल रहे हो उस टर्म को
कट कर दो, कट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया ताकि ये डिवीजन और न्यूमरेटर का टर्म कैंसिल। सो लॉजिक वही है और वही यही आंसर आ गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, बाय रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल इज दिस फंक्शन 2 minus z dz is equals to, by residue theorem integration is 2 pi I और sum of रेसिड्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ही सिंगुलैरिटी अंदर थी, इसके लिए एक ही रेसिड्यू हमारे पास में आया और एक ही रेसिड्यू अगर आया है तो उसको यहाँ पे डाल दो। तो देयरफॉर वी गेट द आंसर बाय आई। सो एग्जैक्टली इस मेथड से सॉल्व करो इंटीग्रल की, इस मेथड से वी गेट द एग्जैक्टली सेम आंसर। बस यहाँ पे लिख के आएगा कि बाय कॉची इंटीग्रल और यहाँ पे लिख के आएगा बाय रेसिड्यू थ्योरम। तो बाय रेसिड्यू मतलब रेसिड्यू निकाल के सॉल्व करो और बाय कॉची मतलब कॉची का ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करो। और जो मेथड लिखा है उसी से सॉल्व करोगे, थर्ड यूनिट के अंदर ये रहेगा, फोर्थ यूनिट के अंदर ये रहेगा। एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम। ओके यहाँ तक है। समझ में आ गया क्या रेसिड्यू? यस मैम। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करो सब लोग और ट्राई करके देखो, जैसे आएगा जस्ट ट्राई करके देखो कौन सी सिंगुलरिटी है, कौन सा अंदर है, कौन सा बाहर है, इस तरह से। तो ये सॉल्व इंटीग्रल अलोंग द कर्व 4 minus 3z divided by z in bracket z minus 1 z minus 2 dz, where C is circle, mod of z equals to 3 by 2. Here question is, we have to solve this integration along the circle mod of z equals to 3 by 2 by using, यहाँ पे आपको स्पेशल इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बताएंगे by using रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम। अगर मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि हमारा फंक्शन देखो कौन सा है, एफ ऑफ जेड इज 4 minus 3z divided by z z minus 1 z minus 2, और when this function is not analytic if division term is 0। सो हमने इंटीग्रेशन को कॉची से जब सॉल्व किया था तब भी हमने क्या किए थे, इस इंटीग्रेशन को कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो सिंगुलैरिटी कौन सी है वो हमने चेक की थी। तो ये डिवीजन टर्म को इक्वेट टू 0 करोगे तो यहाँ पे डिवीजन टर्म के अंदर कंटेन है z minus 1 z minus 2 equals to 0, equate each factor equals to 0, so we get z equals to 0 1 and 2। so these are the poles। ये हो गया हमारे फंक्शन के पोल्स। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त कि आपके पास में c इज mod of z equals to 3 by 2, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, इट इज ए सर्कल विथ सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 3 by 2। रेडियस अगर 3 by 2 है तो 3 by 2 दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। सो सेंटर इज 0, 0 के बाद में आएगा 1, फिर उसके बाद में आएगा 1.5 और उसके बाद में आएगा 2। तो अगर हम सिंगुलैरिटीज को हाईलाइट करते हैं तो कौन सी सिंगुलैरिटी अंदर है, ये 0 वाला पॉइंट अंदर है, उसके साथ में 1 अंदर है, बट 2 वाला पॉइंट ये बाहर है। दैट मीन्स देयर आर 2 singularities lies inside the region। So here z equals to 0 and z equals to 1 lies inside region। अगर ये दोनों रीजन के अंदर है तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों का क्या फाइंड आउट करोगे, रेसिड्यू फाइंड आउट करोगे। सो रेसिड्यू कैसे लिखना है, आर ई एस इज इक्वल्स टू 0, तो मैं 0 के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल रही हूँ, तो इट इज नथिंग बट सिंपली लिमिट z टेंड्स टू 0। हमने लास्ट टाइम इसमें क्या कहा था आपको, z इक्वल्स टू 0 पुट अप करो, एक्सेप्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको छोड़ के, मतलब आप कहाँ पुट करने वाले हैं z इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन के अंदर आप पूरे टर्म में पुट अप करो एक्सेप्ट दिस टर्म, क्योंकि यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 हो गया तो इट इज ए नॉट डिफाइंड, ऐसे किए थे ना। सो हियर z इक्वल्स टू 0 वी हैव टू पुट इन दिस फंक्शन, तो ये z इक्वल्स टू 0 पूरे टर्म में पुट अप करना है, एक्सेप्ट वाला जो टर्म है वो छोड़ के बाकी पूरे टर्म में पुट अप करना है, वो फंक्शन में से एज इट इज यहाँ पे लिख दो, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया।
और फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर दो z टेंस टू जीरो। वैसे भी हम जब इंटीग्रेशन के अंदर कॉची के अंदर पुट करते तो हमने पूरे टर्म में पुट अप किया था एक्सेप्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है, बस वही यहाँ पे करना है। आइदर ऐसे लिखो या फिर रेसिड्यू का डेफिनेशन क्या बताता है, ऐसे नहीं लिखना है। तो दूसरा तरफ का क्या होता है, ये आपका जो है फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब 4 - 3z डिवाइडेड बाई जेड, z-1, z-2। ये z इक्वल्स टू जीरो, प्रॉब्लम कहाँ पे, इस z के लिए, तो वो z वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में लगा दो, मतलब अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। और ये कैंसिल आउट होगा तो लिमिट अप्लाई कीजिए z टेंस टू जीरो। अगर आप समझ सकते होंगे तो मैंने पहला लिखा हुआ और ये लिखा हुआ कोई फर्क नहीं था, जस्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है वो टर्म छोड़ के पूरा टर्म यहाँ पे लिख दीजिए। फिर z इक्वल्स टू जीरो, अगर z इक्वल्स टू जीरो पुट कर दे दीजिए 4 डिवाइडेड बाय -1 इंटू -2, z का वैल्यू डिवीजन में जीरो, so it is a 2. So residue at z equals to 0, answer is 2. Next we have to find residue at z equals to 1. So apply the limit z tends to 1, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1, तो लिमिट z टेंस टू 1। तो z इक्वल्स टू 1 इस टर्म में अगर पुटअप करते हैं तो हम पूरे टर्म में पुटअप करेंगे एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा, 4 - 3z डिवाइडेड बाई जेड, z-2। जिसमें प्रॉब्लम है उसको छोड़ के पूरे टर्म, पूरा है ये क्लियर। सो z इक्वल्स टू 1 पूरे टर्म में पुटअप करना है एक्सेप्ट एट दिस ब्रैकेट, मतलब ये क्या हो जाएगा आंसर, 4 - 3, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं z इक्वल्स टू 1, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 1 - 2। सॉल्व दिस टर्म, सो इट इज ए -1। अब ये जो दो रेसिड्यू आए तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रल अलोंग द कर्व 4 - 3z डिवाइडेड बाई z, z-1, z-2 dz is equals to, थ्योरम ऑफ रेसिड्यू क्या कहता है कि हियर 2 पाई i सम ऑफ रेसिड्यूज। सो 2 पाई i पहला रेसिड्यू हमने जो निकाल के रखा है, सम ऑफ रेसिड्यू, तो फर्स्ट रेसिड्यू है हमारा 2 एंड दूसरा रेसिड्यू है हमारा -1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज 1, सो आंसर इज 2 पाई i। क्लियर। सॉल्व इंटीग्रल अलोंग द कर्व z square divided by z-1 bracket square z plus 2 dz, where c is mod of z equals to 3, by using residue theorem. Here our circle c is equals to mod of z equals to 3, that means center is 0 and radius is 3। तो ये इस टाइप का हमारा एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर है 0, रेडियस इज 3। आप लोग प्रॉपरली सर्कल ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे रफ में ड्रॉ करती हूँ इसलिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रेशन का टर्म है, तो इसको प्रॉब्लम कहाँ पे, व्हेन दिस इंटीग्रेशन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, सो वी टेक डिवीजन टर्म इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर वी गेट ईच फैक्टर इक्वेट टू 0, तो हर एक फैक्टर को इक्वेट टू अगर 0 करते हैं तो ये z+1 वाला जो टर्म है वो 2 बार रिपीट होने वाला है, मतलब यहाँ से सिंगुलरिटी आएगी 1 1 2। सो z इक्वल्स टू 1 पोल of order 2 and z equals to 2 is simple pole। z equals to 2 हमारा एक सिंपल पोल है और z equals to 1 ये कैसा है, ऑर्डर 2 का पोल है। तो ये हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आप लोगों के पास में कॉची फंक्शन, ये जो थ्योरम है, -2 नहीं आएगा क्या? z equals to -2 आएगा, करेक्ट है। यहाँ पे z equals to क्या होना चाहिए, -2। कॉची थ्योरम को अगर आप याद रखे होंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए रेज़ टू पावर एन डी जेड। क्या करते हैं हम इसके इक्वल टू में, कोई बता सकता है, बाय कॉची थ्योरम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं।
pi I if of it to the power n plus 1. minus n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल। सो हमने क्या कहा था, ब्रैकेट का जितना पावर है उससे एक कम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और उतना ही फैक्टोरियल डिवीजन में एट दी पॉइंट। ये हमारा था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के जैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारी सिंगुलैरिटी सिंपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर सिंगुलैरिटी रिपीट हो रही है तो जितनी बार वो रिपीटेशन है उससे एक कम फंक्शन का डेरिवेटिव। सो सी हियर सिंपल पोल कौन सा है, z इक्वल्स टू -2, तो वी फाइंड द रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू -2। so find the residue at z equals to -2 is equals to limit z tends to -2 here z plus 2 into function, तो पूरा फंक्शन लिख दो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू z प्लस टू। सो ये z प्लस टू का ब्रैकेट कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग इज लिमिट z tends to -2 z square divided by z minus 1 bracket square and z equals to -2 पुट करोगे तो numerator is 4, here -3 square is 9, that means 4/9 is the residue for z equals to -2। अब z equals to 1 में क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट का रिपीटेशन है, दो बार ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब है हमें फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इस टर्म के लिए हमारा जो फंक्शन होगा, मैं अभी फंक्शन बोलती हूँ ना इसीलिए मेरा कंफ्यूजन क्या होता है कि फंक्शन मतलब हमें लगता है पूरा टर्म। ये z इक्वल्स टू 1 अगर हमारी सिंगुलैरिटी है तो हम इसमें अगर पुटअप करते हैं तो किसको छोड़ के पुटअप करते हैं, z इक्वल्स टू 1 अगर इस टर्म में पुटअप करते हैं तो किसे छोड़ना पड़ेगा, z minus 1 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस टू। सो z इक्वल्स टू 1, इसमें ये वाला टर्म छोड़ के हम पुटअप करते हैं तो इसके लिए फंक्शन मतलब कौन सा होगा, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस टू। जहाँ पे प्रॉब्लम है वो टर्म छोड़ के तो बचा हुआ टर्म रहेगा, दैट इज अवर एनालिटिक फंक्शन। सो हमें अभी रेसिड्यू फाइंड आउट करना है एट z इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू 1 के लिए एनालिटिक फंक्शन कौन सा होगा, उसको छोड़ के जो टर्म रहेगा दिस वन, और इसका फाइंड आउट करो डेरिवेटिव। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वो छोड़ के हमारा क्या होगा फंक्शन, और इसका निकालना है डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज बाय यूजिंग क्वोशंट फॉर्मूला, यू बाय वी फॉर्मूला यूज करते हैं तो z प्लस टू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय z माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर, ऑन दिस डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड एट z इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें रेसिड्यू एट 1 पे निकालना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1, z की जगह पे 1 पुट करो तो ये होगा 3 इंटू टू दैट इज 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू 1, so it is a 1, that means f dash equals to 5। अगर f dash का वैल्यू 5 पता है तो therefore रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव निकाला है 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा डिवीजन में। सो फंक्शन का 1 टाइम्स डेरिवेटिव, ये आंसर था 5 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1 मतलब 5। सो एक फंक्शन का रेसिड्यू हो गया 5 और दूसरे का हो गया 4/9। देखो कहीं पे कंफ्यूजन है क्या, यहाँ पे मैं ना +1 प्लस की जगह पे ना मैंने यहाँ पे भी फिर से गलत कर दिया। यहाँ पे देखो ये डिवीजन का टर्म क्या है, z प्लस टू है, सो यहाँ पे क्या होगा z प्लस टू, फिर यहाँ पे आएगा z 1 प्लस टू इज 9, ये 9 मतलब सेकेंड रेसिड्यू क्या हो रहा है यहाँ पे 5/9। सो देयरफॉर given integral is integral along the curve z square divided by z minus 1 bracket square into z plus 2 dz is equals to 2 pi I sum of residues, so it is a 2 pi I। फर्स्ट रेसिड्यू हमने फाइंड आउट किया है 4/9 एंड सेकेंड रेसिड्यू इज 5/9। डिवीजन टर्म इज सेम तो वी कैन ऐड देयर न्यूमरेटर्स, सो इट इज a 9/9 is 1, so final answer is 2 pi I। Next example is solve integral along the curve dz upon
cos hyperbolic z, where c is mod of z equals to 2 by residue theorem. Try this example. इस एग्जाम्पल को कैसे करोगे? Here our function f of z is 1 upon cos hyperbolic z. If we take cos hyperbolic z equals to 0, so when this cos hyperbolic is 0, अब hyperbolic यहाँ पे वर्ड है, तो hyperbolic को हम क्या करते हैं? ये डेफिनेशन ये स्टार्टिंग में मैंने लिखवा के दिया था. cos hyperbolic z is equivalent to I times cos z. हाइपरबोलिक का विदाउट हाइपरबोलिक में कन्वर्शन किया था ना हमने. ये इस तरह से था, सॉरी, cos I z. एंड साइन के अंदर क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक z, अगर साइन का टर्म है तो साइन के अंदर ये जो होता है साइन आई जेड इज इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड. मतलब ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये इधर से इधर याद रखोगे तो ज़्यादा इजीली याद होता है. साइन के एंगल में अगर आई है तो इट इज आई साइन हाइपरबोलिक जेड, बट कॉस के एंगल में अगर आई जेड है तो वो आई को बाहर नहीं निकलता है, वो आई यहाँ से हट जाएगा, सिंपली इट इज ए कॉस हाइपरबोलिक जेड. ये फॉर्मूलेस पता नहीं होंगे तो इसको नोट करके रखना मार्जिन पे. अब इसी की हेल्प से ये जो हमारा कॉस हाइपरबोलिक जेड है, वी कैन राइट इट इज ए कॉस आई जेड इक्वल्स टू 0. और कॉस 0 कब होता है? जब आपका कॉस का एंगल पाई बाय 2 होगा, मतलब दिस एंगल आई जेड इक्वल्स टू पाई बाय 2. वैसे ही प्लस पाई बाय 2 पे है तो माइनस पाई बाय 2 पे भी होल्ड होगा, देन प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. ना यहाँ से आई को अगर डिवाइड कर देते हो, मतलब ये जो टर्म है यहाँ से थ्रू आउट आई से डिवाइड करो, और वी नो दैट 1 अपॉन आई इज नथिंग बट माइनस आई. सो थ्रू आउट अगर आई से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा जेड. अगेन स्टिल इट इज ए प्लस माइनस पाई बाय 2 आई प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 आई एंड सो ऑन. अब इसमें से कौन सा सर्कल के इनसाइड है पोल, वो हमें चेक करना है. ये सी इज अवर मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 2, मतलब सर्कल का सेंटर है 0 एंड रेडियस इज 2. तो रेडियस अगर 2 है, सेंटर का सर्कल 0 है, तो इसके हिसाब से पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2 इज नथिंग बट पाई इज अवर 3.14. अगर पाई का वैल्यू 3.14 है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज 1 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 1.7 जो भी कुछ आंसर आएगा आपका, वो एक्चुअली क्या होता है 0.7 जो भी रहेगा आपका, तो 1 पॉइंट समथिंग वाला आंसर क्या होगा? सर्कल के इनसाइड ही रहेगा. सो प्लस 1 पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 ये दोनों के दोनों इनसाइड द सर्कल लाओगे. अगर ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पाई बाय 2 इज अवर 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय 3. अगर पाई बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग, और सर्कल का रेडियस तो 2 है, यहाँ तक के ही है, सो ऑब्वियसली रेडियस ये जो है 3 पाई बाय 2, तो इसका आंसर अगर 3 है तो ये 3 पाई बाय 2 इज आउटसाइड द सर्कल. मतलब यहाँ से z इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 2 आई लाइज इनसाइड रीजन. ये दो ही टर्म हमारे रीजन के अंदर आते हैं, तो इन्हीं के लिए हम सॉल्व करेंगे रेसिड्यू. सो देयरफॉर रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू पाई बाय 2 आई. तो डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू क्या होता है? लिमिट z टेंस टू पाई बाय 2 आई, न्यूमरेटर में होगा z माइनस पाई बाय 2 आई डिवाइडेड बाय कॉस. सो कॉस की जगह पे मैं कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, ये हाइपरबोलिक पहले लिख देते हैं फिर आई में लिख देंगे. सो इट इज गिवन टर्म इज फंक्शन इज कॉस हाइपरबोलिक जेड, और हाइपरबोलिक को ही हमने क्या लिखा था? लिमिट here z tends to pi by 2 I numerator z minus pi by 2 I divided by cos I z.
इसका लिमिट अगर पुट अप करोगे तो z का वैल्यू पाई बाय टू न्यूमरेटर में पुट कर दो, डिनोमिनेटर में पुट करो, क्या आएगा इसका? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर पुट अप करते तो न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर पाई बाय 1 माइनस आई। z का वैल्यू पाई बाय टू आई अगर न्यूमरेटर में पुट करते तो क्या आएगा? 0 0। और डिनोमिनेटर भी क्या होगा? 0, क्योंकि डिनोमिनेटर से तो लिया, मतलब इट इज ए 0/0 फॉर्म। और 0/0 को क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इफ इट इज ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या फिर अब इंफिनिटी वहाँ पे आई में तो 0 कैसे है? हाँ ठीक है, तो ये दोनों में भी अगर पुट अप करते तो वी गेट इट इज ए 0/0 फॉर्म, दैट इज ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। और एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि ये जो है लिमिट z टेंस टू पाई बाय टू आई, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाल लो। सो इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यू बाय वी रूल नहीं करना है, सेपरेटली न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन आई जेड, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म। सो यहाँ पे ना हाइपरबोलिक में रखा होगा तो भी चलता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें डेरिवेटिव इजीली हाइपरबोलिक में निकालते आएगा। सो इट इज ए कॉस हाइपरबोलिक जेड एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज साइन हाइपरबोलिक जेड, क्योंकि इसके अंदर हाइपरबोलिक के अंदर माइनस साइन नहीं होता है। नाउ पुट जेड इक्वल्स टू पाई बाय टू आई, सो हियर साइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू आई, ये आ जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू आई, तो साइन हाइपरबोलिक का डेफिनेशन क्या होता है? अगर साइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू आई कर रहे हो, सो हियर इट इज ए, साइन को हाइपरबोलिक से निकाल रही हूँ मैं, जस्ट हाइपरबोलिक इज इक्विवेलेंट टू माइनस, ये 1/i हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस आई साइन आई, so this I into I is I square, माइनस आएगा, so आउटसाइड जाके इट इज ए प्लस I sin pi by 2, that means फाइनल आंसर इज 1/i, ये हो जाएगा 1/i। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये कैसे किए, ये अगर क्लियर नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, बट दूसरी सिंगुलैरिटी देखिए, क्योंकि दो सिंगुलैरिटी है ना, एक है पाई बाय टू आई, नाउ सेकेंड सिंगुलैरिटी क्या है? माइनस पाई बाय टू आई। तो देखो कैसे कर रहे हम, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू फॉर जेड इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू आई। सो डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू क्या होता है? लिमिट जेड टेंस टू माइनस पाई बाय टू आई, it is nothing but z plus pi by 2 I into function. So our function is 1 upon cos hyperbolic z. So therefore limit z tends to minus pi by 2 I, here z plus pi by 2 I divided by cos hyperbolic z. Now if we put the limit as z tends to माइनस पाई बाय टू आई, तो माइनस पाई बाय टू आई न्यूमरेटर में पुट करोगे तो इसका आंसर होगा 0, एंड कॉस माइनस पाई बाय टू आई पे ये भी आंसर क्या आता है? 0। सो इट इज ए 0/0 फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? उसके अंदर आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। सो इसको अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हो तो एक तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, अल्टीमेटली हमें यह हाइपरबोलिक एच को हटा के ही करना पड़ता है। सो सीधा सीधा यहाँ पे करो या फिर नेक्स्ट स्टेप में करो। तो यहीं पे अगर करते हैं तो लिमिट z टेंस टू माइनस पाई बाय टू आई, हियर z प्लस पाई बाय टू आई, एंड कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है? अगर कॉस के अंदर आई जेड है तो वी कैन राइट इट इज ए कॉस हाइपरबोलिक जेड। सो दिस इज आवर कॉस आई जेड, एंड इफ यू अप्लाई द लिमिट अगेन स्टिल इट इज ए 0/0 फॉर्म। तो अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाल लो सेपरेट एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली। सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो इस न्यूमरेटर के ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब मैंने हाइपरबोलिक को हटा दिया है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन आई जेड
अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, सो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा दिस आई. नाउ हियर पुट द लिमिट. अगर हम लिमिट को पुट करते हैं तो 1 अपॉन ये कांस्टेंट टर्म माइनस आई एज इट इज, और साइन के अंदर z के जगह पे लिमिट पुट कर रहे हैं, सो इट इज ए माइनस π/2 आई स्क्वेयर. आई स्क्वेयर इज अवर -1, और आई स्क्वेयर का आंसर अगर -1 है तो दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस, एंड साइन π/2 इज 1, सो इट इज ए 1 अपॉन माइनस आई इज अवर फाइनल आंसर. तो ये हो गया 1 एंड दिस रिमेनिंग टर्म. अब रेसिड्यू ऑफ एट माइनस π/2 इज -1 अपॉन i, and residue at plus π/2 is 1 upon i. And in integration का आंसर क्या होता है? Our integral along the curve 1 upon cos hyperbolic z dz is equals to 2 pi I sum of residues. So first residue is our 1 upon I and second residue is our -1 upon I. So इनका sum हो गया 0. Therefore this integration is 0. ये एक तरीका है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का. मैं दूसरा भी एक मेथड बताती हूँ, शायद आपको दूसरे मेथड से ज़्यादा इजी लगे, बट वो मेथड चेंज करने से फिर क्या होता है ना, सारे न्यू कॉन्सेप्ट भी याद रखने पड़ते हैं. सॉल्व इंटीग्रल अलोंग द कर्व dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 z माइनस 4 where c is mod of z equals to 3, and we have to solve this integral by residue theorem. समटाइम्स आपको ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर वो दिया हुआ रहेगा और बोलेंगे कि फाइंड इट्स रेसिड्यू. जब 1.5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन अगर उनको रेसिड्यू पे पूछना होगा तो आपको फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेसिड्यू निकाल. ठीक है, अदरवाइज आपको ये 6 मार्क्स के लिए कंप्लीटली इंटीग्रेशन पूछ सकते हैं. तो ये इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा इंटीग्रेशन का टर्म है इसका ये कब एनालिटिक नहीं रहेगा. सो वी टेक द डिवीजन टर्म इक्वेट टू 0. Equate each factor equals to 0. So z square plus 1 equals to 0. That means z square equals to -1, or -1 we can write I square. So z is our plus minus I. And दूसरा जो टर्म है z minus 4 equals to 0. So we get z equals to 4. So our function having three simple poles. So here z equals to plus I, minus I and 4 are सिंपल पोल्स. नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि ये जो गिवन रीजन है उसके अंदर कौन बिलोंग कर रहा है वो चेक करो. सो हियर नाउ अवर मॉड ऑफ z इज 3, दैट मीन्स सर्कल सेंटर इज 0, रेडियस इज 3. अगर सर्कल का सेंटर 0 है, रेडियस 3 है, तो ये 3 रेडियस होने की वजह से यहाँ पे y एक्सिस पे 3i -3i, तो आप ऑब्वियसली बता सकते कि ये i भी इसी के अंदर जाएगा. माइनस आई इज अगेन बिलोंग टू दिस इंटरवल. जस्ट 4 कैसा है, ये आउटसाइड है, तो 4 इज लाइज आउटसाइड, बट प्लस आई माइनस आई क्या हो गए, इनसाइड द रीजन. सो देयरफॉर फ्रॉम दिस 3 पोल z इक्वल्स टू प्लस माइनस आई लाइज इनसाइड रीजन. z इक्वल्स टू प्लस माइनस आई लाइज इनसाइड द रीजन. तो एक एक के लिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं z इक्वल्स टू आई के लिए. तो रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू आई, तो रेसिड्यू कैसे निकालेंगे हम, लिमिट z टेंस टू i, हियर इट इज ए z माइनस i पूरा फंक्शन. तो मैं पूरा फंक्शन को मैं फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखती हूँ. इट इज ए z माइनस i z प्लस i इंटू z माइनस 4. ये डिवीजन के फैक्टर निकाल के रखे थे ना. सो हियर z माइनस i का टर्म गेट कैंसल, ये वाला टर्म, और z इक्वल्स टू i इसमें पुटअप करोगे तो इट इज ए ट्वाइस i माइनस 4. चेक करो तो समझ में आता है कि ये वाला टर्म. वैसे ही दूसरे टर्म का निकालो, रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू माइनस i. सो इट इज ए लिमिट z टेंस टू माइनस i, so it is a z plus I into complete function. So function is our z plus I, z minus I, z minus 4.
सो जेड प्लस आई वाला क्वांटिटी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड इक्वल्स टू माइनस आई अगर पुटअप करते हैं तो माइनस आई तो इट इज ए माइनस टू आई एंड नेक्स्ट ब्रैकेट इज minus I minus 4. So this is a residue for minus I and residue for plus I. So दो सिंगुलैरिटी थी, दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने रेसिड्यू निकाल दिया. किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ये दोनों रेसिड्यूज में चेक करो. कोई कंफ्यूजन होगा तो इमीडिएटली क्वेश्चन पूछ लेना. यस, कोई डाउट है? No, ma'am. Okay. So here integral along the curve dz upon z square plus 1 z minus 4. 2 पॉइंट्स इनसाइड द रीजन थे तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने रेसिड्यू निकाल लिए. तो इंटीग्रेशन क्या होता है बाय रेसिड्यू थ्योरम? इट इज ए 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज. सो पुट कर द वैल्यूज. दोनों रेसिड्यू जो हमने निकाल के रखा है, पहला जो रेसिड्यू था इट इज अवर 1/2 पाई आई माइनस 4. सो हियर 1/2 पाई 2 आई माइनस 4 प्लस दूसरा रेसिड्यू है हमारा, सेकेंड रेसिड्यू इज माइनस 2 आई माइनस 4. तो इस ब्रैकेट में से माइनस साइन अगर निकाल लेंगे फ्रॉम दिस सेकेंड ब्रैकेट, इफ वी टेक माइनस आउटसाइड तो इट इज ए 1/2 आई प्लस 4. सो मैं यही वैल्यू पुटअप कर दी हूँ 1/2 आई प्लस 4. इसके आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है तो ये सिमिलर टर्म 2i का बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में i माइनस 4 आई प्लस 4. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म और आउटसाइड में 2i गेट कैंसल तो ये पाई i प्लस 4 प्लस i माइनस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी. तो इन दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होगा i स्क्वायर minus 16. So here plus 4 minus 4 cancel out and ये I और I ये create हो जाएगा 2I and this minus 1 and minus 16. So it is a minus 17. So final answer of our integration is minus 2/17 pi. So this is our final answer. समझ में आया क्या आप लोगों को? मैम जो माइनस कॉमन निकाला ना वो एक बार बताओ. ये तो सिंपल है ना. ये ब्रैकेट में से माइनस निकाल लोगे तो क्या होगा ब्रैकेट में? आई प्लस 4 और ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाले तो इधर बाहर भी तो एक माइनस बैठा है ना. सो माइनस ऑफ माइनस प्लस. ठीक है अभी? Thank you. Like, share, and subscribe.